The people of ancient India were more civilized than than ancient Europe. और कोई गलती नहीं तो नो एरर। नो एरर का ऑप्शन हमेशा है, चाहे मैं लिखूं चाहे ना लिखूं। His supporters are not his supporters are not as enthusiastic enthusiastic and cooperative as that of his opponents. His opponents. A, B एंड सी। कोई गलती नहीं है तो नो एरर। इसमें भी नो एरर है, बस लिखा नहीं था क्योंकि जगह नहीं है इसलिए नहीं लिखा था, और कोई बात नहीं थी। नेक्स्ट, both of them both of them help one another in the time of need। आंसर फटाफट आने लगा आप लोग का। फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात है। जवाब तो फटाफट दे देते हैं आप लोग, एकदम अच्छी बात है ये। बहुत अच्छी बात है ये। The people of ancient India were more civilized than ancient Europe. His supporters are not as enthusiastic। enthusiastic का मतलब क्या होता है? उत्साह से भरा हुआ। ये enthusiastic आधा इधर है, हाइफन है, और आधा STIC उधर है। And cooperative as that of his opponents. Both of them help one another in the time of need। जरूरत के वक्त। 1 का तो C आ गया, 2 का D आ गया, 3 का जवाब अभी तक नहीं आया। 3 का जवाब अभी तक नहीं आया। 3 में क्या कहना चाहेंगे? 3 का जवाब अभी तक आया नहीं है। 3 का भी जवाब आ गया बी, वेरी गुड। 3 का भी जवाब आ गया बी। 3 का जवाब आ गया बी। ओके, अब सारे जवाब आ गए, तब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट, द पीपल ऑफ एंसेंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन एंसेंट यूरोप। तो एक तरफ तो कह रहे हैं एंसेंट इंडिया के लोग यूरोप से ज्यादा सिविलाइज थे। एंसेंट इंडिया के लोग, पुराने इंडिया के लोग, प्राचीन इंडिया के लोग, प्राचीन भारत के लोग यूरोप से ज्यादा सिविलाइज थे कि यूरोप के लोगों से? तो प्राचीन यूरोप के लोगों से ज्यादा सिविलाइज थे, इसलिए इसमें क्या होना चाहिए? देन द पीपल ऑफ होना चाहिए था। द पीपल ऑफ एंसेंट यूरोप, और पीपल क्या है? प्लूरल है, इसलिए सी में होना चाहिए था देन दोज ऑफ एंसेंट यूरोप। पूरा सेंटेंस होना चाहिए था द पीपल ऑफ एंसेंट इंडिया were more civilized than the people of ancient Europe।
और पीपल प्लूरल है, इसलिए क्या होना चाहिए, दोज ऑफ। यानी सी में गलती है और सी में होना चाहिए दोज ऑफ। सी में क्या होना चाहिए, उसका करेक्शन क्या होना चाहिए था कि पीपल की जगह क्या लिखते, दोज ऑफ। ठीक है। सेकंड में गलती है, सेकंड में आप लोगों ने कहा डी, जबकि सेकंड में भी क्या है, सी। सेकंड में भी सी है। मैंने कहा था सिंगुलर नाउन के रिपोर्टेशन को रोकने के लिए दैट, और प्लूरल नाउन के रिपोर्टेशन को रोकने के लिए दोज। तो यहाँ तो सपोर्टर्स है ना, यहाँ सेंटेंस क्या होता है, हिज सपोर्टर्स आर नॉट एज इंथुजिस्टिक एंड कोऑपरेटिव, कि उसके जो सपोर्टर्स है उतने उत्साही और उतने मददगार नहीं थे जितने कि उसके विरोधियों के। तो देन द सपोर्टर्स ऑफ होगा ना, देन द सपोर्टर्स ऑफ हिज अपोनेंट्स। और मैंने कहा था एपोस्ट्रोफी एस भी लगाएगा, देखिए लगा दिया। देन द सपोर्टर्स ऑफ हिज अपोनेंट्स, ये होना चाहिए था सपोर्टर्स। तो सपोर्टर्स का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो यहाँ दैट कैसे होगा, यहाँ क्या होगा, दोज ऑफ। तो इसको कहते हैं गुगली, गुगली फेंक दिया। ठीक है, सपोर्टर्स, यहाँ सपोर्टर्स था, सपोर्टर देखिए एस लगा है, तो दोज लिखना चाहिए पड़ेगा ना। तो ऐसे ही गेंद फेंकता है, ऐसे आता है हमें क्वेश्चन में एरर करा देता है। और थर्ड का तो समझ रहे हैं कि अगर बोथ ऑफ देम है तो बोल दो ऑफ देम तो वन अनदर हो नहीं सकता, क्या होगा बोथ ऑफ देम के साथ, ईच अदर। तो 3 में बी में गलती है, यानी एक क्वेश्चन जो था दूसरा वो थोड़ा सा गूगली फेंका और आपका विकेट लेके चला गया। तो ध्यान से देखिए, सारी चीजें मैं बता रहा हूँ उससे बाहर नहीं जाता, बस आदत आपको अभी नहीं है इन सब चीजों को देखने का, इसलिए जज्बाती हो जाते थोड़ा सा। मैंने कहा कि जो है उसे दैट था तो दैट को चेक करना था कि दैट होना चाहिए, क्योंकि दो चीजें हैं ना, दैट भी हो सकता है दोज भी हो सकता है। तो दोज रहे तो दोज को भी चेक करना है कि भाई दोज होना चाहिए कि दैट होना चाहिए। दैट मतलब जो है उसी पर शक करना है, एकदम एक सीबीआई के ऑफिसर की तरह काम करना, रॉ के एजेंट की तरह काम करना, कि जो है उसी पे शक करना। दैट है तो दैट पे शक कीजिए, दोज है तो दोज पे शक कीजिए, सब पे शक कीजिए, तब पता चलेगा। किसी को अगर ग्रीन सिग्नल दे देंगे ठीक है दैट है तो ठीक ही होगा, तो ऐसा नहीं है। दैट और दोज दो ऑप्शन थे ना, तो जरूरी कैसे हुआ कि दैट ही सही होगा। ऐसे करना पड़ेगा, हर चीज पर एक्स्ट्रा दिमाग लगानी पड़ेगी थोड़ी सी, यानी हर वर्ड को शक की निगाह से देखना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोग 11 इंपॉर्टेंट प्रोनाउन कर चुके हैं, और आज जो हम लोग प्रोनाउन करने जा रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इससे भी जम के क्वेश्चन पूछता है, जम के मतलब जम के, खूब बढ़िया से अच्छे से क्वेश्चन पूछता है, जमा जम करके। तो इसको भी समझना है, और इसको समझना थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है। क्वेश्चन इससे खूब बनता है लेकिन इसको समझना थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है। नाम ही क्या है, इंडेफिनिट। जैसे हमने कहा इंडेफिनिट तो इसका मतलब नॉट डेफिनिट। इंडेफिनिट कहने का मतलब क्या, नॉट डेफिनिट, अनिश्चित। नाम से ही पता चल रहा क्या, नॉट डेफिनिट या नॉट एग्जैक्ट। तो ऐसा कोई भी प्रोनाउन, ऐसा कोई भी प्रोनाउन जो एग्जैक्ट नंबर को नहीं बताता, ऐसा कोई भी प्रोनाउन जो एग्जैक्ट नंबर को नहीं बताता, बिल्कुल सही सही नंबर को नहीं बताता, एक्यूरेट नंबर को नहीं बताता, ऐसा कोई भी प्रोनाउन जो एक्यूरेट नंबर एग्जैक्टली नहीं बताता। जैसे 1 क्या है, एग्जैक्ट है। 5 क्या है, एग्जैक्ट नंबर है, डेफिनेट नंबर है। 20 क्या है, एग्जैक्ट। 100 क्या है, एग्जैक्ट है। 500 क्या है, एग्जैक्ट नंबर है। तो जब एग्जैक्ट नंबर को ना बता रहा हो, जब एग्जैक्ट नंबर को ना बता रहा हो, कुछ अनसर्टेन नंबर बता रहा हो, नॉट डेफिनेट हो, तो उसको कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे हम लिखते हैं ऑल, तो ऑल से पता नहीं चलता कितने हैं, नहीं पता चलता इससे ऑल। या हम कहते हैं सम, तो इससे पता नहीं चलता कितनी। या हम कहते हैं एनी, या हम कहते हैं नन, या हम कहते हैं नो वन, या नोबडी, somebody, someone, या anyone, या anybody, everybody, everyone, everything, something, anything, nothing। ये सब क्या है, ये सब many, few,
a little, दूसरे पेज इधर उधर लिख देता हूं, a little, a few, little, much, etc. ये सब एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता, या एग्जैक्ट कुछ भी एग्जैक्टली नहीं बताता, साफ साफ नहीं बताता, इसलिए ये सारे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सिंपल सा है, जो नाउन के एक्यूरेट नंबर या क्वांटिटी को ना बताए, जो एक्यूरेटली ना बताए, एकदम एग्जैक्ट नंबर या क्वांटिटी यानी संख्या या मात्रा ना बताए, जो भी करेक्ट परफेक्ट संख्या या मात्रा ना बताए, जो भी परफेक्ट संख्या या मात्रा ना बताए, एप्रोप्रिएट संख्या या मात्रा ना बताए, उसको हम लोग कहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। क्या कहते हैं उसे, इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहेंगे उससे, क्या कहेंगे, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। तो अब सबसे बड़ी, लिख लिया सारा, सारा लिख लिया, क्या क्या है, ऑल, सम, एनी, नन, नो वन, nobody, somebody, someone, anyone, anybody, everybody, everyone, everything, something, anything, nothing, many, few, a little, a few, little, much, ये सारे वर्ड है। इन सब से किसी भी नाउन का एक्यूरेट संख्या नहीं पता चलता है, या एक्यूरेट मात्रा पता नहीं चलता है, इसलिए इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अब इससे एरर कैसे आएगा उसकी बात करते हैं, कि इससे अगर कॉमन एरर कैसे आता है। एरर इससे खूब आता है, इसलिए इस पर ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। इससे एरर की जो कहानी है वो ये है कि चूंकि सारे इंडेफिनिट है, एक्यूरेट नंबर का पता ही नहीं चल रहा। अब जब एक्यूरेट नंबर का पता नहीं चल रहा है तो प्रोनाउन तो है ये, तो प्रोनाउन है तो भाई प्रोनाउन या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अब जब और सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अब प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब होगा। अब जब एक्यूरेट नंबर का पता ही नहीं चलेगा, एक्यूरेट नंबर का पता ही नहीं चलेगा, तो फिर सिंगुलर है कि प्लूरल है ये कैसे पता चलेगा, कैसे बात बनेगी, कैसे हमें समझ में आएगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। समस्या इस बात की होती है, समस्या इस बात की होती है कि हमें फिर पता कैसे चले कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्या है, यही हमें पता नहीं चल पाता है, यही हमें पता नहीं चल पाता है। कि एक्यूरेट नंबर अगर पता हो, एक्यूरेट बात हमें पता हो कि भाई चलो ये सिंगुलर है तो समझ में आती है बात, चलो ये प्लूरल है बात समझ में आती। हमें एक्यूरेट पता ही नहीं कि सिंगुलर है कि प्लूरल, एग्जैक्ट नंबर क्या है, जब एग्जैक्ट नंबर पता नहीं चलेगा तो हम वर्ब का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये समस्या है। इसलिए इसको थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं ऑल, तो हम क्या कहें, ऑल इज वेल सही है, ऑल इज वेल सही है, या ऑल आर वेल सही है, क्या कहें, ऑल इज वेल सही कहें कि ऑल आर वेल सही, ऑल इज वेल या ऑल आर वेल। कौन सा सही है बोलियो, ऑल इज वेल या ऑल आर वेल। ये तो गाने वाने में अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं, गाने आने में आता रहता है ऑल इज वेल ऑल आर वेल। कौन सा सही, ऑल इज वेल या ऑल आर वेल, ऑल इज वेल या ऑल आर वेल, ऑल इज वेल या ऑल आर वेल, ऑल आर वेल से। तो फिर जो गाना गाता है ऑल इज वेल, ओट घुमा सीटी बजा, ऑल इज वेल भैया बोल, ऑल इज वेल, थ्री इडियट्स का गाना जो था ऑल इज वेल, गलत है क्या। तो गाना गलत था ऑल इज वेल, थ्री इडियट्स का जो गाना था।
तो समझना यही था, इसी बात को समझना कि ऑल इज वेल है कि ऑल आर वेल है, सही कौन सा है, समझने की बात थी। दोनों सही है, लेकिन दोनों के मीनिंग एक नहीं है। सही दोनों है, लेकिन दोनों के मतलब एक नहीं है। समझो क्या है। ऑल का इस्तेमाल चूंकि नाउन के लिए होता है, तो नाउन काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो ऑल का इस्तेमाल अगर पर्सन्स या थिंग्स के लिए हुआ है, पर्सन्स या थिंग्स के लिए हुआ है, तब तो ये प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन अनकाउंटेबल अगर ऑल का इस्तेमाल किसी अनकाउंटेबल नाउन के लिए हुआ, कि ऑल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन या फिर कंडीशन, हालात या स्थिति के लिए हुआ है, तो सिंगुलर वर्ब। किसके लिए हुआ है, आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑल आया किसके लिए है। जिसके लिए आया है उसके हिसाब से बात होगी, जिसके लिए आया है उसके हिसाब। अगर ये पर्सन्स के लिए आया है, थिंग्स के लिए आया है, जो काउंटेबल, यहाँ पर्सन्स और थिंग्स का मतलब क्या है, जो काउंटेबल हो, गिन सकते हैं जिसको। तो अगर ये काउंटेबल पर्सन्स या थिंग्स के लिए आया, पर्सन्स तो वैसे भी काउंटेबल है, थिंग्स में क्या होता है, काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है। तो यहाँ पर्सन्स या थिंग्स का मतलब है कि जो काउंटेबल हो, तो उसके लिए अगर आया तो वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन के लिए आया या कंडीशन, हालात, स्थिति के लिए आया, किसके लिए आया, हालात या स्थिति, कंडीशन के लिए आया, तो फिर ऐसे कंडीशन में वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। जरा इसको एग्जांपल समझते हैं, जरा इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था ऑल इज वेल, तो ऑल इज वेल जो लिखा है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कंडीशंस की, हालात की। किसकी बात कर रहे हैं, कंडीशंस की, हालात की। कि ऑल इज वेल कहना चाह रहे हैं तो हम कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। ऑल इज वेल कहना चाह रहे हैं तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, हालात ठीक ठाक है, स्थिति बेहतर है, अच्छी है, ये कहना चाहते हैं ऑल इज वेल। तो हालात ठीक ठाक है, स्थिति अच्छी है, स्थिति बेहतर है, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है, बेहतर चल रहा है, ऑल इज वेल। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ऑल इज वेल की हालात ठीक है, स्थिति ठीक है, सब कुछ बेहतर है, अच्छा चल रहा है, ऑल इज वेल। अब दूसरा कंडीशन आता है कि हम कहते हैं ऑल आर वेल। तो ऑल आर वेल का मतलब क्या है कि लोग, लोग सकुशल है। लोग क्या है, सकुशल है, लोग अच्छे हैं, लोग बेहतर है, लोग सकुशल है, ऑल आर वेल। कि लोग जो है वो अच्छे हैं, सकुशल है, बेहतर है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑल आर वेल। ठीक है। तो हालात, कभी कभी क्या होता है कि हालात बहुत खराब होते हैं लेकिन लोग ठीक होते हैं। मान लो कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, तो हालात तो खराब होगा, घायल हो जाएंगे बहुत, लेकिन सब सकुशल हो जाए तो ऑल आर वेल कहेंगे। ठीक है। तो कभी कभी होता है कि ऑल इज नॉट वेल बट ऑल आर वेल, कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं होता लेकिन सब कुशल होते हैं, जैसे हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। तो ऑल आर वेल कहने का मतलब हुआ कि लोग सकुशल है। हो सकता है कहीं पे आग लग गया हो, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया हो, कहीं पे बाढ़ आ गई हो, कहीं पे भूकंप आ गया हो, और उसके बाद भी हम ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ, सब लोग सकुशल है, लोग सकुशल है, तो हम क्या कहेंगे, ऑल आर वेल। क्या कहेंगे, ऑल आर वेल। और हालात अगर ठीक ठाक है, भले दो चार, कभी कभी का तो दो चार लोग मर गए, लेकिन कहते हैं हालात अभी ठीक है, दो चार लोग मर गए भले, लेकिन हालात अभी ठीक है, तो ऑल इज वेल। तो हालात ठीक है कहना है तो ऑल इज वेल, और लोग अगर सकुशल है कहना है तो ऑल आर वेल। इसको दूसरे एग्जाम्पल से ऐसे भी ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल जैसे हमने कहा ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो अब क्या होगा, हैव कम, कि उसके सारे दोस्त आ गए, ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स हैव कम, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि ऑल का इस्तेमाल यहाँ पे क्या हुआ, काउंटेबल नाउन के लिए हुआ, तो सही है। लेकिन कहते हैं ऑल ऑफ हिज मनी वर वेस्टेड, कि उसके सारे पैसे बर्बाद हो गए। तो हिंदी में तो ठीक लगता है सुनने में, हिंदी में तो ठीक लगता है, ऑल ऑफ हिज मनी वर वेस्टेड,
ऑल ऑफ हिज मनी वर वेस्टेड। सुनने में ठीक लगता है लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। ये क्या होगा, वर की जगह पे क्या होगा, was, कि all of his money was wasted, all of his money was wasted, कि उसके सारे के सारे पैसे क्या हो गए, बर्बाद हो गए। all of his money was wasted, ठीक है, all of his money was wasted, उसके सारे के सारे पैसे बर्बाद हो। तो मनी को अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, ये भी अजीब बात है। तो मनी को अनकाउंटेबल नाउन क्यों माना जाता है उसे समझ लीजिए, क्योंकि मनी का मतलब होता है धन, मनी का मतलब होता है धन। तो धन में आपका स्वास्थ्य भी एक धन है, काउंटेबल तो नहीं है ये। आपकी आंखें, आपके नाक, कान, सब कुछ आपका धन है। आपका अच्छा स्वास्थ्य, आपका अच्छा दिमाग, ये सब धन है। यहाँ तक कि जमीन भी धन है। अब जमीन काउंटेबल नाउन तो नहीं है, जमीन काउंटेबल नाउन तो नहीं है ना। तो धन में बहुत कुछ शामिल होता है, इसलिए धन को अनकाउंटेबल नाउन, मनी को अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। लोग मनी को काउंटेबल नाउन समझते हैं, तो मनी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन है और मनी सिंगुलर है, ये ध्यान रखना। मनी अनकाउंटेबल है और मनी सिंगुलर है। इसलिए क्या होगा, ऑल ऑफ हिज मनी वॉज, और एग्जाम में जानबूझकर मनी पूछता रहता है, जानबूझकर मनी मनी बार बार पूछता रहता है जानबूझकर, ताकि लोगों को क्या हो, कंफ्यूजन हो, लोगों को कंफ्यूजन हो, लोगों को तकलीफ हो, लोगों को दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, परेशानी हो। तो ऑल ऑफ हिज मनी वॉज वेस्टेड, ठीक है, ऑल ऑफ हिज मनी वॉज वेस्टेड, के सारे पैसे जो है वेस्ट हो गए, बर्बाद हो गए, खराब हो गए, खत्म हो गए, डूब गए, जो भी। तो वॉज वेस्टेड होना चाहिए। ऑल क्लियर हो गया। यही बात सारी नाउन पे लागू होता है। जैसे सम है तो सम के साथ भी यही बात है, हर नाउन में आपको यही देखना है। एनी है तो इसके लिए भी यही देखना है, ठीक है। तो नाउन पर डिपेंड करता है कि काउंटेबल नाउन के लिए आया तो प्लूरल है, ठीक है, काउंटेबल नाउन के लिए आया तो प्लूरल है, और अनकाउंटेबल के लिए आया तो सिंगुलर। यानी ये काउंटेबल के लिए आया, काउंटेबल नाउन के लिए आया तो प्लूरल वर्ब लगाना है, और अगर अनकाउंटेबल के लिए आया तो प्लूरल वर्ब, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए आया तो सिंगुलर वर्ब। कहानी इतनी है। अब जो इसको भी एग्जाम्पल देखो, मतलब मिला जुला कर बात यही कि ये सारे वर्ड आपको देखने की आया किसके लिए, काउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए। इसलिए एक सेंटेंस बनाकर पूछता, बिना सेंटेंस के तो पूछ ही नहीं सकता। जरा एग्जाम्पल देखो, लिख लिया, काउंटेबल के लिए है तो, काउंटेबल के लिए है तो प्लूरल, और अनकाउंटेबल के लिए है तो सिंगुलर। लिख लिया, लिख लिया ना। अब जरा हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। लिख लिया, सम और एनी के साथ काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, और सब और एनी के साथ अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। रूल यही चलेगा हमेशा। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, सम ऑफ हिज बुक्स आर न्यू, सम ऑफ हिज बुक्स तो बिल्कुल सही है, न्यू। अब लिखा सम ऑफ हिज वेल्थ वॉज सेव्ड, कि उसके कुछ प्रॉपर्टी या कुछ वेल्थ जो है वो बचा लिया, तो ठीक है। या वेल्थ क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो वॉज, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है, सम का इस्तेमाल हमेशा एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, और ये सम के सारे कंपाउंड पे लगता है। यानी चाहे समवन हो, चाहे समबडी हो, चाहे समथिंग हो, सारे एफर्मेटिव सेंटेंस में जाएगा। किसमें जाएगा, एफर्मेटिव सेंटेंस में। और ये क्वेश्चन जब पूछता है ना तो बिल्कुल लोग चूक जाते हैं। और एनी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। किसमें करते हैं, निगेटिव या
इंटरोगेटिव सेंटेंस में। सम का इस्तेमाल हमेशा एफर्मेटिव सेंटेंस में, और मीनिंग एक ही होता है सम का। सम का मतलब भी होता है कोई या कुछ, एनी का मतलब भी होता है कोई और कुछ। मीनिंग दोनों का सेम है, इसलिए कंफ्यूजन होती है कि सम का मतलब भी कोई और कुछ ही है, और एनी का मतलब भी कोई और कुछ ही है। दोनों का मतलब एक ही है, सम और एनी दोनों का मतलब है कोई या कुछ। दोनों का मीनिंग एक ही है, कोई या कुछ दोनों का। इसलिए गलत फहमी भी होती है। गलत फहमी भी होने की यही वजह है कि दोनों का मीनिंग सेम होता है, तो गलत फहमी हो जाती है। तो अब इसको क्वेश्चन लिख लिया कि सम का इस्तेमाल एफर्मेटिव सेंटेंसेस में और एनी का इस्तेमाल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। बार बार पूछता है, इसको ध्यान रखना है, बार बार पूछता है। ये सेंटेंस सही है, सम ऑफ हिज बुक्स वर, बुक्स था इसलिए वर्ड लिखा, सम ऑफ हिज वेल्थ, वेल्थ अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए वॉज लिखा। दोनों सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। सम का इस्तेमाल एफर्मेटिव सेंटेंस में और एनी का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, ऐसे पूछेगा, डू यू हैव seen, डू यू को हटा देते हैं, डू यू हैव some of his books, क्या लिख देगा, I have not attended some of his lectures। ऐसे जब क्वेश्चन पूछता है तो पता नहीं चलता है क्या समस्या हो गई, पता ही नहीं चलता क्या समस्या हो गई। आप खुद सोचिए कि ये सेंटेंस अगर पहले किया पूछा जाता तो आप नो एरर करके आते कि नहीं आते। अगर ये क्वेश्चन पहले आपसे पूछा जाता तो दोनों ही क्वेश्चन में आप नो एरर करके आते। तो भाई ठीक है, जाने दो, इसमें कहाँ एरर है, सब कुछ ठीक तो लग रहा है, अच्छा ही तो लग रहा है। एरर का कोई स्कोप दिख ही नहीं रहा, एरर का कोई स्कोप दिख ही नहीं रहा, ठीक ही लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है, बेहतर ही लग रहा है, लग गया। लेकिन दोनों गलत हो गया। ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या होगा, एनी। डू यू हैव एनी ऑफ हिज बुक्स, अब देखिए बुक्स एनी के साथ आया तो प्लूरल होगा, प्लूरल माना जाएगा। अगर आई हैव नॉट अटेंडेड सम ऑफ हिज लेक्चर्स, कि मैंने तो उसके किसी भी लेक्चर को, कुछ लेक्चर को अटेंड नहीं किया, तो यहाँ नॉट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी का इस्तेमाल करते हैं, सम का इस्तेमाल नहीं करते, ये ध्यान रखना। और फिर नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या, एनी का मतलब क्या, कि एनी के सारे फॉर्म, एनीबॉडी, एनीथिंग, सब। ठीक है, कि सिर्फ एनी का मतलब सिर्फ एनी नहीं समझना है, कि एनी का मतलब फिर वो एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, सारा हो गया। और सम का मतलब समवन, समबडी, समथिंग, ये सारे पे लगेगा। यानी सम के जितने भी रिलेटेड वर्ड है सब पे ये रूल लगेगा, और एनी से जितने भी रिलेटेड वर्ड है सब पे वर्ड लगेगा। यानी कि सम और एनी क्या, सिर्फ सम और एनी पर चलेगा। सम मतलब सम, समबडी, समवन, समथिंग। ठीक है, क्लियर है। एनी का मतलब एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग और एनी। क्लियर है ना। तो सम और एनी के खेल में क्या समझना है, सबसे पहले तो ये समझना है कि सम और एनी अगर अनकाउंटेबल के नाम साथ आया तो सिंगुलर वर्ब होगा, और काउंटेबल के साथ आएगा तो प्लूरल वर्ब होगा। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि सम का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस में करना है, और नेगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो उसमें एनी का इस्तेमाल करना है। और ये क्वेश्चन बार बार सेंटेंस इंप्रूवमेंट में और कॉमन एरर दोनों में पूछता है, और कभी कभी जानबूझकर ये क्या करता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछता है। और आपको सम और एनी दोनों दिया रहेगा,
तो हम ध्यान ही नहीं रखते कि भाई सेंटेंस नेगेटिव में लगता है, सब भी का भी तो वही मतलब है, एनी का भी वही मतलब, दोनों तो ठीक ही होना चाहिए, ऐसा हम सोचने लग जाते हैं और फिर कंक्लूजन निकालते हैं चलो भाई एक ही कोई सही होगा, ऐसा गलती से हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, इसको समझ कर रखना चाहिए। और बार बार ये क्वेश्चन करता है इसलिए इसको ध्यान रखना है, सब और एनी के बाद ध्यान रह जाएगा। अगर हमने लिख दिया some of his time were wasted in the meeting, कि उसके कुछ समय बर्बाद हो गए मीटिंग में, उसके कुछ समय बर्बाद हो गए मीटिंग में। तो कहाँ गलती हो रही है कि टाइम क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो क्या होना चाहिए, वॉज। तो सम ऑफ हिज टाइम वॉज वेस्टेड इन द मीटिंग, उसके कुछ समय जो है वो मीटिंग में बर्बाद हो गया। ठीक है, ठीक है। एनी ऑफ हिज फ्रेंड्स has not attended his party, any of his friend has not attended his party, very good, was vested, very good, सही, बिल्कुल सही। तो any of his friends has not attended his party, तो उसका कोई भी जो फ्रेंड था वो पार्टी को अटेंड नहीं किया, उसका कोई भी फ्रेंड जो है पार्टी को अटेंड नहीं किया। तो क्या ये सही है, any of his friends has not attended his party? तो क्या लिख रखा है, एनी का इस्तेमाल इसमें किसके साथ कर रखा है, काउंटेबल के साथ, तो इसलिए हैज की जगह क्या होना चाहिए था, हैज की जगह क्या होना चाहिए था, हैव, हैज की जगह क्या होना चाहिए था, हैव। ये सब ध्यान रखना है। और भी कुछ है उस पर भी बात करते हैं हम लोग। जैसे अगर हमने लिखा मैनी, फ्यू और फ्यू, इसके साथ आपको वर्ब का क्या इस्तेमाल करना है, प्लूरल वर्ब। ठीक है, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। फ्यू का मतलब क्या होता है, नो, और ए फ्यू का मतलब क्या होता है, सम। ये ध्यान रखना, मीनिंग को ध्यान रखना है। फ्यू का मतलब होता है नो, एकदम ना के बराबर मतलब ना ही होता है, ये नेगेटिव है। फ्यू जो वर्ड है ये अपने आप में नेगेटिव है, हमेशा ध्यान रखना है। फ्यू वर्ड इसलिए जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं और फ्यू से बनता है तो एफर्मेटिव बनाना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन टैग में जहाँ बार बार पूछता है कि फ्यू जो है वो नेगेटिव ही है, इसलिए क्वेश्चन टैग में जब फ्यू यूज होता है तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो पॉजिटिव बनता है, एफर्मेटिव बनता है। ये क्वेश्चन टैग में मैं चर्चा करूंगा तो ध्यान रखिएगा अभी से, क्योंकि अभी मैंने बता दिया कि फ्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव की तरह इसको ट्रीट करना है। यहां तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ रही है बात सबको? तो ये सारे वर्ड प्लूरल है। मैनी का मतलब होता है कई, फ्यू का मतलब होता है नो, और ए फ्यू का मतलब होता है सम। अब जरा देखिए ऐसे लिखा, मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हैव कम टुडे। तो ये मैनी क्या है, प्रोनाउन है, और बिल्कुल क्या है, सही है, कोई इसमें क्या है, गलती नहीं है। मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हैव कम टुडे, उसके कई मित्र आ जाए हैं, उसके कई मित्र आ जाए हैं। हमने लिखा few of the questions was difficult, कि few of the questions was difficult। ऐसा जब एरर आता है ना
तो कुछ स्टूडेंट तो जल्दबाजी में रहते हैं और क्वेश्चंस में जो एस लगा है इसी को गलत कर देते हैं। क्वेश्चन में जो एस लगा है इसी को गलत कर देते हैं। तो फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस वाज डिफिकल्ट, इसका मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं, सामने वाला कहना ये चाह रहा है कि शायद ही कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है, यानी क्वेश्चन डिफिकल्ट था ही नहीं। यानी ना को कहने का पॉजिटिव तरीका है फ्यू। अगर किसी चीज को, आपको किसी बात को ना में कहना है, किसी बात को ना में कहना है, तो आप आराम से फ्यू कह दीजिए। ना मतलब फ्यू से कह दीजिए, काम चल जाएगा। फ्यू कहा है इसका मतलब ना ही कहा, फ्यू कहा इसका मतलब ना ही कहा, यही बात होती है। ठीक है, फ्यू मतलब नो, नो। तो यहाँ गलती क्या है, तो वाज की जगह क्या होगा, वर होगा, क्योंकि फ्यू के साथ क्या लिख रखा है, वर हमेशा प्लुरल होता है। भले मीनिंग फ्यू का नो है लेकिन वर प्लुरल होता है। ये यही सोचने की बात भी है कि फ्यू का मतलब तो होता है नो, लेकिन वर्ब होता है हमेशा प्लुरल। फ्यू का मतलब होता है नो, लेकिन वर्ब होता है हमेशा प्लुरल। तो फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस वाज डिफिकल्ट, तो वाज डिफिकल्ट की जगह क्या हो जाएगा, वर डिफिकल्ट। फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट, कि कुछ ही क्वेश्चन क्या थे, डिफिकल्ट थे, मतलब कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे ही नहीं। फ्यू का मतलब नो, तो कहना कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट था ही, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट था ही नहीं। और इसी में अगर हमको ये कहना होता कि कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे तो हम फ्यू नहीं कहते, फिर क्या कहते, ए फ्यू। जैसे हमने कहा ए फ्यू ऑफ द क्वेश्चन वर इजी। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ए फ्यू ऑफ क्वेश्चन वर इजी, तब स्टूडेंट क्या करते हैं, देखते हैं अच्छा ए फ्यू लिखा है, यहाँ क्वेश्चन लिखा है और यहाँ वर कर दिया है, इसका मतलब हमें बेवकूफ समझ रहा है, हमें बेवकूफ समझ रहा है कि इधर भी सिंगुलर लिखा ए, इधर भी क्वेश्चन लिखा है, और तो और क्या करेगा, द कर देगा, ए फ्यू ऑफ द क्वेश्चन, ए फ्यू ऑफ द क्वेश्चन, और इधर लिख रहा है वर। वाह वाह, हमें धोखा दे रहा है, हमें धोखे में रखना चाह रहा है। हम धोखे में नहीं आने वाले भाई, हम धोखे में नहीं आने वाले, हम धोखे में नहीं आने वाले, यही सोचते हैं कि हम तो धोखे में नहीं आएंगे भाई, हम धोखे में नहीं आ सकते। तो क्या करते हैं, वो वर्ब को अपना वाज कर लेते हैं, वर्ब को क्या करते हैं, वॉज कर लेते हैं, वर्ब को वॉज कर लेते हैं। लेकिन इसमें गलती कहाँ है कि फ्यू भाई प्लूरल के लिए आता है, ये फ्यू हमेशा प्लूरल के लिए आता है। तो यहाँ सिंगुलर नाउन ही लिखना गलत था, क्योंकि ए फ्यू का मतलब कुछ, तो जब तक नाउन एक से अधिक नहीं होगा तब तक ए फ्यू आ ही नहीं सकता है। ठीक है, ए फ्यू है इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन एक से अधिक ही होगा। और वैसे भी हम कहना चाह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, जब कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे तो क्वेश्चन कैसे लिखा, सिंगुलर कैसे लिखा। यहाँ तो वैसे नाउन ही आपका गलत है, जब हम कहना ही चाह रहे हैं कुछ क्वेश्चन गलत थे तो इसके आसान थे, तो इसका मतलब है कि एक से अधिक क्वेश्चन थे तभी तो कुछ क्वेश्चन आसान होंगे, एक ही क्वेश्चन में कैसे कहें कुछ क्वेश्चन आसान था। तो यहाँ तो अगर क्वेश्चन लिख के हमने सारा सेंटेंस ही बर्बाद कर दिया है। कहना चाह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन आसान थे और लिख दिया क्वेश्चन, भाई एक ही क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आसान कैसे हो जाएंगे। तो जब तक क्वेश्चन अधिक नहीं होगा तब तक उसमें से आसान कैसे कुछ कैसे होगा। तो क्वेश्चन सबसे पहले एक से अधिक होना चाहिए, क्वेश्चन सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए, तभी तो उसमें से कुछ आसान हो गया कोई मुश्किल होगा, तभी तो। एक ही क्वेश्चन में कुछ क्या होगा। तो आप सेंटेंस का सीधा सीधा मीनिंग, इफ फ्यू ऑफ द क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट, वर्ब डिफिकल्ट, कि कुछ क्वेश्चन जो थे क्या थे, आसान थे, बहुत इजी था, कि कुछ क्वेश्चन आसान थे। तो भाई अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन आसान थे, कुछ प्रश्न आसान थे, तो सबसे पहले बात क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन एक से अधिक होना चाहिए। तो ये सिंगुलर कैसे हुआ, इसको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस, क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन। तो फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस और वर्ब इजी। तो ऐसे ऐसे काम होता है एग्जाम में, एकदम आपको फंसाने के लिए, स्टूडेंट को फंसाने के लिए ऐसे ऐसे तर्कस से तीर छोड़ता है जिस पर स्टूडेंट को शक ही नहीं होता है। वो एकदम स्टूडेंट की तरह ही सोचता है कि स्टूडेंट जिसको नहीं पता वो क्या सोचेगा। तो भाई जिसको रूल नहीं पता हो तो यही सोचेगा कि ए लिख रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पे कर दिया था वर, तो चलो इस वर को क्या करो, वाज कर दो। तो ऐसे अगर मोटा मोटी लॉजिक से क्वेश्चन बनता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, फिर तो कोई ग्रामर पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसका मतलब क्वेश्चन सेटर के पास हर जगह से गुगली फेंकने के लिए, हर जगह से गुगली
फेंकने के लिए। इसीलिए आपको कहा भी जाता है कि प्रोनाउन वगैरह पढ़ने से पहले नाउन पढ़ लो, तो यहाँ तभी तो पता चलेगा भाई जैसे हम कुछ कह रहे हैं तो नाउन को पहले प्लूरल होना चाहिए, तभी उसमें से कुछ हो सकता है। सिंगुलर में से कुछ कैसे होगा, तो नाउन को पहले प्लूरल करना पड़ेगा। इसी तरह से मच, लिटिल और अ लिटिल, ये क्या होता है, ये अनकाउंटेबल के लिए आता है। किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ये सारे के सारे किसके लिए आने हैं, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन के लिए आने वाले हैं। और इसके सारे के जो वर्ब हैं क्या होने वाले हैं, सिंगुलर वर्ब। इन सारे के वर्ब क्या होने वाले हैं, सिंगुलर, सबके वर्ब सिंगुलर, सारे के सारे वर्ब सिंगुलर होने वाले हैं। मच, और फिर लिटिल क्या है, लिटिल में भी ध्यान रखना है, लिटिल क्या है, नेगेटिव है, लिटिल नेगेटिव है, इसका मतलब होता है नो। और ए लिटिल जो है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब होता है सम। तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, सबके साथ सिंगुलर वर्ब होगा। मच अनकाउंटेबल के लिए आता है, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए आता है, और ए लिटिल भी अनकाउंटेबल के लिए आता है। इसलिए सबके साथ, चूंकि अनकाउंटेबल के लिए आता है इसलिए नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। जो अनकाउंटेबल के लिए आएगा तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, ये पता है ना। अनकाउंटेबल का मतलब ही सिंगुलर हो जाता है, कि अनकाउंटेबल कोई नाउन है तो इसका मतलब वो सिंगुलर होता है, सीधा सा। और फिर उसका वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होता है। ये तो दिमाग में पहले नाउन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जनरली जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिया, हमने कहा लिटिल of his time were spent on good work. कि उसका बहुत कम समय या ना के बराबर समय अच्छे काम में बीता। ठीक है, लिटिल ऑफ हिज टाइम वर स्पेंट ऑन गुड वर्क। कि बहुत कम समय उसका जो है अच्छे काम में बीता, यानी उसका जो है अच्छे काम में समय बीता ही नहीं, उसने अपना अच्छे काम में समय बिताया नहीं। तो टाइम फिर क्या हो गया, अनकाउंटेबल। और लिटिल लिखा इसका मतलब नो टाइम, उसने जीवन का कोई भी समय अच्छे काम में नहीं बिताया, अच्छे काम करने में नहीं लगाया। कहना चाहते हैं कि उसने अपने जीवन का कोई भी समय अच्छे काम करने में नहीं लगाया, कोई भी समय नहीं लगाया। तो यहाँ टाइम के लिए आया लिटिल ना, अनकाउंटेबल नाउन के, इसलिए वर्क की जगह क्या होना चाहिए, वॉज। हमने कहा a little of his father's money was saved। तो क्या है, सही है, नो एरर, कोई गलती नहीं है इसमें, नो एरर होगा, ए बी सी, कोई गलती नहीं। कि लिटिल ऑफ हिज फादर्स मनी, कि उसके पिताजी के बहुत कम पैसे बचाए गए। हिंदी में से लगता है प्लूरल, कि उसके पिताजी के बहुत कम पैसे बचाए गए या बचे। तो वाज की जगह आपका मन करेगा वर्क कर देने, लेकिन वाज लिखा है क्योंकि मनी है, तो मनी क्या बताया था, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन तो वर्क क्या होगा, सिंगुलर। तो लिटिल ऑफ हिज फादर्स मनी वाज सेव्ड, इसका मतलब उसके पिताजी के बहुत कम पैसे बचे या बचाए गए। उसके पिताजी के बहुत कम पैसे बचाए गए, उसके पिताजी के बहुत कम पैसे बचाए गए, उसके पिताजी के बहुत कम पैसे बचाए गए। ठीक है, उसके पिताजी के बहुत कम पैसे बचाए गए। यह लिखा much of his life was wasted। तो ये भी ठीक है
कि उसका अधिकांश जीवन तो बर्बाद ही था। क्या कहना चाह रहे हैं? उसका अधिकांश जीवन तो बर्बाद ही था। मच ऑफ हिज लाइफ वाज वेस्टेड, कि अधिकांश जीवन जो था उसका बर्बाद ही था, सत्यानाश ही था। कहते मच ऑफ हिज लाइफ, बिल्कुल सही कह रहा है। लाइफ क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो कहते हैं उसका अधिकांश जीवन, मच का मतलब क्या? अधिकांश, ज्यादा। अधिकांश जीवन तो उसका बर्बाद ही था, अधिकांश जीवन तो उसका बर्बाद ही था। तो थोड़ा सा जो ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, थोड़ा सा लंबा प्रोनाउन है। अब आज लगभग इंडेफिनिट प्रोनाउन का 60% हमने खत्म कर ही दिया है। तो कल आपका नेक्स्ट क्लास में कहने का मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन भी खत्म हो जाएगा और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पर भी हम लोग आ जाएंगे।